हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई स्टेशन पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आने वाली रीट परीक्षा से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है शिक्षण अधिगम, शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षण सूत्र। इसके सारे नोट्स हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शिक्षक के द्वारा किया जाने वाला कार्य शिक्षण का कार्य कहलाता है। अब यहाँ पर एक लेखक हैं हम्फ्रे। इनके अनुसार चिंतन का जन्म समस्या के समय होता है, क्योंकि समस्या के समय प्राणी को लक्ष्य का रास्ता नजर नहीं आता। बिल्कुल आसानी से याद हो सकता है कि हम्फ्रे ने यह कहा था कि जब कोई समस्या आती है व्यक्ति के जीवन में, तब वह चिंतन करता है, ताकि चिंतन के द्वारा वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके और उस समस्या का समाधान ढूंढ सके। आगे शिक्षण कार्य भी एक समस्या के रूप में। अब शिक्षण जो है वो एक समस्या कैसे है? क्योंकि जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य करता है तो उसके लिए वह एक समस्या के रूप में होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसे सोचना पड़ता है कि क्या पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है। तो ये सारी बातें उसे सोचनी पड़ेगी, उसे चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए शिक्षण भी यहाँ पर एक समस्या के रूप में है। शिक्षण कार्य सबसे कठिन कार्य होता है, क्योंकि यहाँ मानव का निर्माण करता है। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई गलती माफ नहीं की जा सकती। बिल्कुल आसान है कि एक अध्यापक जो बच्चों को जब पढ़ाता है, सिखाता है, तो वो दूसरे मानव का निर्माण कर रहा है। इसलिए यहाँ पर कोई भी गलती माफ नहीं की जा सकती है। शिक्षण कार्य सामान्य कार्य नहीं है। अब NN मुखर्जी ने कहा कि शिक्षण कार्य प्रत्येक व्यक्ति के चाय के प्याले के समान नहीं है, यह तो कला और विज्ञान है। मतलब पढ़ाने के लिए कला का भी होना जरूरी है और विज्ञान के सिद्धांतों का ज्ञान होना भी जरूरी है। जो आप पढ़ा रहे हैं विषय वस्तु से भली भांति परिचित हो। अब बात करते हैं चिंतन की। एक शिक्षक को कलात्मक तरीके से शिक्षण कार्य करना होगा। उसके लिए उसका सोचना, समझना और विचारना ही चिंतन है। रॉस के अनुसार चिंतन क्या है? तो चिंतन एक मानसिक गत्यात्मक प्रक्रिया है। ऐसा रॉस ने कहा कि चिंतन मानसिक गत्यात्मक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी समस्या से समाधान की ओर बढ़ता है। तो निष्कर्ष रूप में हम यही मानेंगे कि चिंतन जो है वो समस्या से शुरू होता है और इससे व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर कुछ रास्ते या कुछ समाधानों की ओर बढ़ता है। तो रॉस ने भी ऐसा ही बताया है। अब हम पढ़ते हैं यथार्थ चिंतन, मतलब वास्तविक चिंतन क्या होता है। तो यथार्थ चिंतन के प्रकार हैं यहाँ पर 3। नंबर 1 है अभिसारी, जिसे मूर्त या निगमनात्मक या सामान्य चिंतन भी कहा जाता है। नंबर 2 है अपसारी। पहला अभिसारी, दूसरा अपसारी, जिसे मूर्त के उल्टा हो जाएगा अमूर्त और निगमनात्मक के उल्टा हो जाएगा आगमनात्मक या सृजनशील चिंतन कहेंगे। ये अच्छे बालकों का चिंतन माना जाता है। और तीसरा है आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक श्रेष्ठ चिंतन, जिसे माना गया। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं हम। अभिसारी, मूर्त या निगमनात्मक चिंतन, यह सबसे निम्न श्रेणी का चिंतन है, जिसे केवल ठोस वस्तु या मूर्त स्वरूप के बारे में ही व्यक्ति सोच पाता है। जैसे जो भी कोई वस्तु हमारी आंखों के सामने होती है, व्यक्ति उसी के बारे में कोई विचार या धारणा बना सकता है। तो यह मूर्त या अभिसारी चिंतन कहलाता है। मूर्त या अभिसारी चिंतन का मतलब क्या है, या निगमनात्मक चिंतन का अर्थ क्या है? तो जो केवल जो मूर्त या ठोस वस्तुएं होती हैं, केवल उनके बारे में जानकारी हासिल करना। अब एक बालक के दृष्टिकोण से लें तो जब एक बालक को आम नजर आता है, तो वह बालक इतना ही सोच पाता है कि मुझे आम चाहिए, और आम के पेड़ के बारे में नहीं जानता। केवल वो आम के बारे में सोचता है कि वो आम जो है वो उसे चाहिए। तब केवल मूर्त स्वरूप ही समझ पाता है। ठीक उसी प्रकार से जब एक बालक पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ते समय केवल जो लिखे गए शब्द हैं उन शब्दों को पढ़ लेता है, लेकिन उनका अर्थ नहीं समझ पाता। तो यह क्या करता है, उसको रटने की सामग्री हो जाती है और वह उन्हें रटने लगता है। और जो प्रतिभाशाली बालक है, जो दक्ष बालक है, होशियार बालक है, उनमें रटने का गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इसलिए प्रतिभाशाली बालकों में अभिसारी चिंतन माना जाता है कि जो प्रतिभाशाली बालक है वो अभिसारी चिंतन करते हैं, क्योंकि वो जो लिखे गए शब्द हैं उन शब्दों को पढ़कर रटने की आदत डाल देते हैं। और इस चिंतन से ग्रहण की गई सामग्री पूर्णतया अस्थायी होती है। इसलिए शिक्षकों द्वारा बालकों को समझाया जाता है कि आप रटे नहीं, आप ये जो कौन सा चिंतन हो जाएगा, तो अभिसारी चिंतन हो जाएगा, यह चिंतन नहीं करें। इस प्रकार के चिंतन को कूप मंडूक चिंतन कहा जाता है। मतलब कूप मंडूक का मतलब है कुएं का जो मेंढक होता है, ठीक उसकी तरह वो रटने लगता है। दूसरा प्रकार है चिंतन का अपसारी, अमूर्त या आगमनात्मक। वह चिंतन जिसमें व्यक्ति या बालक प्रत्यक्ष के आधार पर
अप्रत्यक्ष के बारे में भी सोचने की क्षमता रखता है और अदृश्य ज्ञान को समझने में मदद प्राप्त कर लेता है, वह अपसारी चिंतन कहलाता है। अब यहाँ जब एक बालक किसी शब्द या वाक्य को पढ़ता है तो उसके साथ वो उसका अर्थ भी ग्रहण कर लेता है, जबकि इसके पहले जो अभिसारी था उसमें वह अर्थ ग्रहण नहीं कर रहा था, वो केवल शब्दों पर ध्यान दे रहा था। तो यहाँ पर अपसारी चिंतन में या अमूर्त चिंतन में वह शब्दों के साथ उनका अर्थ भी ग्रहण कर लेता है, अथवा उसका अर्थ जानने के लिए विभिन्न प्रकार के मौलिक विचार जो उसके मस्तिष्क में बना लेता है, यह उसे अदृश्य को समझने में मदद करता है। विशेषकर जो सृजनशील बालक है, सृजनशील मतलब क्रिएटिव बालक जो बोलते हैं हम, कि जो पढ़ करके कुछ चीज़ों के बारे में सोचते हैं और समझते हैं, जो लिखा गया है उसका अर्थ समझते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, तो ये हम कहेंगे कि अपसारी चिंतन की प्रवृत्ति सृजनशील बालकों में होती है। यह चिंतन को व्यापक दृष्टिकोण वाला बनाता है क्योंकि वह अर्थ को भी समझने लगता है। तीसरा चिंतन का प्रकार है आलोचनात्मक या विश्लेषणात्मक। इसको श्रेष्ठतम या सबसे अच्छा चिंतन माना गया है। जब चिंतन का स्तर उच्चतम हो और व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से पहले क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में सोचकर जब उसी कार्य को करता है, जिस कार्य को करने में अधिकतम सकारात्मक परिणामों की संभावना हो, तो यह आलोचनात्मक चिंतन होता है। मतलब कार्य के प्रत्येक पक्ष से वो वाकिफ होता है और तर्क वितर्क करता है, वो तुलना करता है, जो सबसे अच्छा होता है उसके बारे में वह विचार करता है और जो सर्वाधिक श्रेष्ठ है उसको वो अपनाने लगता है। तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ परिणामों के लिए यह चिंतन पाया जाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार हो गए चिंतन के, अभिसारी, अपसारी और आलोचनात्मक, और सबसे श्रेष्ठ है इसमें आलोचनात्मक। अब हम पढ़ेंगे शिक्षण प्रक्रिया के बारे में। शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है? ठीक है, तो शिक्षण एक ऐसा कार्य है जिसमें कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है तथा इन दोनों के बीच में विचारों और विषय वस्तु का आदान प्रदान होता है। इसलिए शिक्षक एक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। कम से कम 2 लोग चाहिए होंगे, एक शिक्षक और एक जो उसका शिक्षार्थी है जो शिक्षा ग्रहण करने आया है। तो शिक्षक क्या करेगा, अपनी विषय वस्तु के बारे में उसको बताएगा, उसको समझाएगा और उसको ज्ञान प्रदान करेगा। तो कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए यहाँ पर। मॉरिसन के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अधिक परिपक्व व्यक्ति अंतः संबंधों के द्वारा एक अपरिपक्व या कम परिपक्व व्यक्ति को सिखाने का प्रयास करता है। तो बिल्कुल आसान है, जो ज़्यादा परिपक्व है वो हो जाएगा शिक्षक और जो कम परिपक्व है वो हो जाएगा शिक्षार्थी। दूसरा है जैक्सन के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति यानी शिक्षक एक अपरिपक्व व्यक्ति यानी शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी को अंतःक्रिया द्वारा सिखाने एवं शिक्षा देने का प्रयास करता है। ये भी बिल्कुल सेम ही है मॉरिसन और जैक्सन के अनुसार। अब पढ़ते हैं हम शिक्षण उपागम। शिक्षण कार्य करते समय एक शिक्षक जब अपने कार्य को रोचक और प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है तो वह विभिन्न प्रकार के उपाय काम में लेता है और इन उपायों को ही हम कहते हैं शिक्षण उपागम। कुल मिलाकर एक शिक्षक जब अपने शिक्षण कार्य को अधिक रोचक और अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है तो उसको हम कहते हैं शिक्षण उपागम। अब शिक्षण उपागम में क्या क्या आएगा? सबसे पहले शिक्षण विधि जिसको कहेंगे हम साधन, दूसरा शिक्षण सूत्र जिसे हम कहेंगे मार्गदर्शक, और तीसरा शिक्षण सिद्धांत जिसे कहेंगे हम चलने का तरीका। तो एक एक करके पढ़ते हैं इनको। सबसे पहले आता है शिक्षण विधि यानी साधन। शिक्षण विधि शिक्षक जब अपनी विषय वस्तु को संगठनात्मक रूप से बालकों तक प्रेषित करता है तो एक विवेकपूर्ण और उद्देश्य आधारित व्यवहार के माध्यम से अपने कार्य को बढ़ाते हुए बालक के संपूर्ण अधिगम तक पहुंचता है। इस व्यवहार को शिक्षण विधि कहते हैं। संपूर्ण अर्थ लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए। शिक्षक जब अपनी विषय वस्तु को संगठनात्मक रूप से बालकों तक प्रेषित करता है तो विवेकपूर्ण और उद्देश्य आधारित व्यवहार के माध्यम से अपने कार्य को आगे बढ़ाता है, अपने विवेक का प्रयोग करता है और बालक के संपूर्ण अधिगम तक पहुंचता है। मतलब हर प्रकार का ज्ञान बालक को वह कराता है। तो उसे शिक्षक के इस प्रकार के व्यवहार को शिक्षण विधि कहा जाता है। आगे और क्या है शिक्षण विधि के बारे में? शिक्षण विधि वह महत्वपूर्ण कार्य है जिसके सहयोग से शिक्षक के कार्य आगे बढ़ते हैं और बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। शिक्षण विधि वह साधन रूपी कार्य है जिसमें एक शिक्षक विषय वस्तु को संगठित करते हुए विवेकपूर्ण तरीके से बालकों तक प्रेषित करता है। मतलब वो विषय वस्तु के बारे में बालकों को समझाता है, उनको बताता है अलग अलग प्रकार से। यह उसके उद्देश्य की पूर्ति में मदद करती है। तो मतलब शिक्षण विधि वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षक अपनी विषय वस्तु को बालकों तक प्रेषित करता है। बिल्कुल आसान है ये। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण पद्धति वह तरीका है जिसके द्वारा हम लोग विषय वस्तु को संगठित करके निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। बाइनिंग के अनुसार शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। सरोज सक्सेना के अनुसार
शिक्षण विधि वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षण अपनी विषय वस्तु को बालकों तक प्रेषित करके उद्देश्य प्राप्ति में सहयोग करती है। एस के कोचर के अनुसार शिक्षण विधि का ज्ञान उस प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार से वह शिक्षक को सहयोग करे। ठीक है, और कोचर के अनुसार विधि क्या है? जिस प्रकार से एक सैनिक को अपनी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान होता है, उसी प्रकार से एक शिक्षक को भी शिक्षण की सभी विधियों से परिचित होना चाहिए, ताकि छात्र के विवेक और बुद्धि के अनुसार वह अपनी उन विधियों का प्रयोग करके उसके अधिगम स्तर को बेहतरीन या सबसे बेहतर सर्वश्रेष्ठ बना सके। तो यह उसके यानी शिक्षक के विवेक या बुद्धि पर निर्भर करता है कि वह कौन सी विधि को अपनाएगा। तो कौन सी विधि को अपनाएगा, इसके लिए उसके संज्ञान में शिक्षण की लगभग सभी विधियों का होना जरूरी है। मतलब उसको ये ज्ञान होना चाहिए कि शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हो सकती है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार विधि, ये प्रश्न यहाँ महत्वपूर्ण बनता है। देखिए कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षण विधि को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या भी तब तक मृत प्राय है जब तक कि उसके लिए कोई श्रेष्ठ शिक्षक एवं शिक्षक के पास विधि का अभाव है। मतलब पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या कितनी भी श्रेष्ठ हो जाए, जब तक कि कोई श्रेष्ठ शिक्षक नहीं मिलेगा या शिक्षक के पास श्रेष्ठ शिक्षण विधि नहीं मिलेगी, तब तक वो श्रेष्ठ पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या दोनों ही मरे हुए के समान है। सो निष्कर्ष के तौर पर ध्यान में रहे कि विधि शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और एक शिक्षक की सफलता शिक्षण विधि पर ही निर्भर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा शिक्षण उपागम है शिक्षण सूत्र। अब शिक्षण सूत्र क्या है? इनको मार्गदर्शक कहा जाता है। शिक्षण विधियां तो साधन है, शिक्षण सूत्र मार्गदर्शक है। ये वे मार्गदर्शन होते हैं जिनके सहयोग से शिक्षक किसी निश्चित दिशा में शिक्षण कार्य करता है। प्राचीन काल से लेकर अब तक शिक्षकों द्वारा किए गए कार्यों की उस परिस्थिति और समस्या में उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किए, उनका वर्तमान समय में उपयोग शिक्षण सूत्रों के रूप में किया जाता है। और इन शिक्षण सूत्रों का कोई व्यक्तिगत जनक नहीं है, बहुत सारे जनक हैं। मतलब बहुत सारे जो विद्वान हैं उन्होंने शिक्षण सूत्र प्रतिपादित किए हैं। उनमें प्रमुख है कॉमेनियस, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट, जॉन डीवी, थॉर्नडाइक, किलपैट्रिक आदि। इन विद्वानों के द्वारा किए गए कार्यों से शिक्षण सूत्रों का संकलन हुआ। अब प्रमुख शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं? नंबर 1 सरल से कठिन की ओर, नंबर 2 पूर्ण से अंश की ओर, तीसरा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, चौथा समीप से दूरी की ओर, पांचवा मूर्त से अमूर्त की ओर, छठा उदाहरण से नियम की ओर, सातवां मनोविज्ञान से तर्क की ओर, और आठवां ज्ञात से अज्ञात की ओर, नौवां विशेष से सामान्य की ओर, और 10वां है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको बाद में प्रदान की जाएगी। फिलहाल हम पढ़ते हैं शिक्षण सिद्धांतों को। शिक्षण सिद्धांत क्या होता है? तो ये शिक्षण उपागम में चलने का तरीका है। मतलब किस प्रकार एक शिक्षक को चलना है, किस प्रकार शिक्षक को पढ़ाना है। तो कुछ सिद्धांतों की व्याख्या यहाँ पर की गई है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिए, केवल 5 मिनट और चाहिए। तो पहला सिद्धांत है यहाँ पर रुचि का सिद्धांत। शिक्षण कार्य करते समय एक शिक्षक को चाहिए कि वह अपने बालकों में विषय वस्तु के प्रति रुचि पैदा करे, क्योंकि जब तक रुचि नहीं होगी तब तक छात्र उस विषय के बारे में जानकारी लेना चाहेगा ही नहीं। क्योंकि रुचि के अभाव में शिक्षण कार्य से बालक सीख नहीं पाएगा और जबरदस्ती ज्ञान कभी किसी पर थोपा नहीं जा सकता, इसलिए रुचि का होना जरूरी है। इस सिद्धांत के अनुसार छात्रों की सक्रिय रुचि अधिगम को श्रेष्ठ बनाती है। वुडवर्थ ने बताया है इसके बारे में, जब बालक मानसिक रूप से पढ़ने को तैयार होता है तो उसमें रुचि पैदा करना शिक्षक का पहला कार्य है। विंसेंट के अनुसार बालकों की सक्रिय रुचि उसके अधिगम की मात्रा को बढ़ाती है। दूसरा सिद्धांत है शिक्षण का क्रियाशीलता का सिद्धांत। नाम से स्पष्ट है कि वो क्रियाशील बनाना जरूरी है छात्र को। शिक्षण कार्य के दौरान एक शिक्षक एक बालक को जितना अधिक सक्रिय रखा जाता है, बालक भी पूर्ण रूपेण क्रियाशीलता के साथ कार्य करता हुआ सीखने को तैयार हो जाता है। जॉन डीवी के अनुसार लर्निंग बाय डूइंग, मतलब छात्र स्वयं कार्य को करके सीखेगा। तो ये जॉन डीवी ने ये सिद्धांत दिया था जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत लागू होने पर बालक अधिक सीखता है। तीसरा सिद्धांत है शिक्षण का नियोजन का सिद्धांत। एक शिक्षक के द्वारा योजना बनाकर किए जाने वाले शिक्षण कार्य को ही नियोजन का सिद्धांत कहते हैं। मतलब पहले योजना बना लेनी चाहिए कि किस प्रकार उनको पढ़ाना है। शिक्षण कार्य को समय पर पूरा करने के लिए एक शिक्षक को पाठ योजना का निर्माण करना चाहिए, ताकि जो निर्धारित समयावधि है उसमें वह अपने पाठ को, अपनी विषय वस्तु को पूरा कर सकें। हर्बर्ट
का एक सिद्धांत है पंचपदी का सिद्धांत। ये नियोजन के सिद्धांत में आता है। इसमें प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग, इनके माध्यम से क्रमशः इकाई, वार्षिक और दैनिक पाठ योजना, योजनाएं किस प्रकार की हो सकती है, इकाई के अनुसार हो सकती है, पूरे साल की योजना हो सकती है या दैनिक पाठ योजना हो सकती है। तो ये सब प्रकार की योजना बना करके शिक्षण कार्य करना चाहिए, ये बताया था हर्बर्ट ने। चौथा है उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत। शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को ही उनके उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब तक उद्देश्यों का ज्ञान नहीं है तब तक उनको नहीं पता है कि उनको कहाँ तक जाना है। तो बिना उद्देश्य के ज्ञान के न तो कोई कार्य सही हो सकता है और न ही उसके परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। रिवलिन के अनुसार शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण नैतिक क्रिया है। बीडी भाटिया के अनुसार बिना उद्देश्य के ज्ञान के एक शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे मंजिल का पता नहीं है, तथा उसके विद्यार्थी उस पतवार विहीन नाव के समान है जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी भी किनारे से जा टकराएगी। मतलब छात्रों को नहीं पता है कि उनको क्या सीखना है, उनको कहाँ तक पहुँचना है, तो छात्र भी बस जैसा शिक्षक बताएंगे उसके अनुसार रट्टा मारते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनका टारगेट क्या है। पांचवा सिद्धांत है विषय वस्तु चयन का सिद्धांत। शिक्षक को शिक्षण कार्य करने से पूर्व क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, इसका अपने मस्तिष्क में संगठन यानी एक ढांचा बना लेना होता है। यह विषय वस्तु का चयन का सिद्धांत कहलाता है। छठा है आवृत्ति का सिद्धांत। मतलब जितनी बार बताया जाएगा छात्र को उतना ही ज़्यादा अच्छे ढंग से उसको समझ में आएगा। तो शिक्षण कार्य करते समय एक शिक्षक को चाहिए कि वह अधिकतम आवृत्ति करें और अपने बालकों को भी ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करवाने का प्रयास करें। सीखी बात को दोहराना और दोहरा कर कौशल प्राप्त करना चाहिए। सातवां सिद्धांत है सहसंबद्धता। सहसंबद्धता का मतलब है विभिन्न विषयों को एक दूसरे से जोड़कर समझाना चाहिए। तो शिक्षण कार्य के समय एक विषय की विषय वस्तु को स्पष्ट करते समय दूसरे विषय की विषय वस्तु से जोड़कर सिखाने का प्रयास करना ही सहसंबद्धता का सिद्धांत है। आठवां सिद्धांत है लोचशीलता। शिक्षण व्यवहार में लोचशीलता का विशेष ध्यान रखते हुए शिक्षण कार्य करवाना। लोचशीलता का मतलब है जो वातावरणीय परिवर्तन होते हैं जिसको अपन अपडेशन कहते हैं, तो पूरी तरह से अपडेट रहना और जैसा माहौल है उसके अनुरूप ढल करके बच्चों को पढ़ाना ताकि उनको अच्छे से समझ आए। नौवां स्वाभाविकता का सिद्धांत, मौलिकता का सिद्धांत। तो शिक्षा मनुष्य की स्वाभाविक शक्ति है, वह स्वभावगत बोलना सीखता है तथा सुनकर और बोलकर भाषा का विकास करता है। इसलिए बालक विद्यालय में प्रविष्ट होने से पहले ही मातृभाषा को कहने और सुनने लग जाता है। तो ये स्वाभाविकता का सिद्धांत है कि स्वभाव से वह कुछ चीज़ों को सीखेगा। 10वां सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का मतलब होता है पीछा करना। जैसा शिक्षक बोलेंगे वैसा ही छात्र भी बोलेंगे और सीखेंगे। वर्णों के उच्चारण के लिए बालक शिक्षक का अनुकरण करता है और इसमें शिक्षक विद्यार्थी को पाठ का संवाद सुनाता है और विद्यार्थी उच्चारण और अनुकरण करते हुए मतलब शिक्षक की तरह ही बोलते हुए उसे याद कर लेता है। तो यहाँ तक आपके शिक्षण के सिद्धांत समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जो क्लास है वो अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है पढ़ाई स्टेशन, ताकि आपको ये इसी प्रकार के अच्छी जानकारी वाले जो वीडियो हैं लगातार आपको मिल सकें। आप सबका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम।